अच्छा जी। तो होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि कैट की स्कीम थोड़ी आगे पीछे हो गई है, मिक्सअप कर दिया उन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता नए कॉम्बिनेशन में सेटल डाउन होंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आप सबके इसमें तक कॉम्बिनेशन क्या हैं। जी, फातिमा एंड दानिश, क्या कॉम्बिनेशन है आपके? FR1 tax and below, tax below and cost. Cap 1 2 3 4. वजाहत, what is 1 2 3 4 now? अब्दुल बासित 1 3 4 अब क्या है? पहले तो कुछ और होता था ना। FR1 tax or below, tax below or cost, FR1 tax or below, below MFA, FR1 tax and below. इकरा, और कोई पेपर नहीं है सिर्फ टैक्स एंड बिलो। FR1 बिलो, FR1 टैक्स, कॉस्ट बिलो। अच्छा, सारा सीए इकट्ठे करने का इरादा है। FR1 टैक्स बिलो एंड कॉस्ट। ये जो लोगों ने, अशर ने और वजाहत ने इतने सारे सब्जेक्ट उठाए हैं, क्या चाहते हैं आप? दोनों ने एक जैसे उठाए हैं। बिलो, कॉस्ट एंड टैक्स, FR1 बिलो एंड कॉस्ट, FR1 कॉस्ट एंड बिलो। ज्यादातर लोग FR1 कॉस्ट और बिलो या टैक्स कॉस्ट और बिलो। ठीक है जी। तो फेयर इनफ। एक थ्योरी का पेपर, दो न्यूमेरिकल के पेपर। अच्छा, अशर कह रहे हैं मैंने जल्दी जल्दी पास करना है। ठीक हो गया। मेहनत भी फिर उतनी करनी पड़ेगी। तो तकरीबन सब लोग का जो ज्यादातर कॉम्बिनेशन है वो FR1 बिल और कॉस्ट या FR1 टैक्स और बिल और। ठीक है, चलिए। अब बच्चों, इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी आई कैप की किताबें, नई किताबें नहीं आई, अभी इन प्रोसेस है, अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि फिर हम पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के लिए जो है ना, अभी हम पुरानी किताब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि पुरानी किताब से भी, पुरानी किताब में कुछ एडिशन हुई हैं, ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा पुरानी किताब से। जो हमें बताया गया कि अभी शुरू के कुछ चैप्टर्स तकरीबन सेम ही है आई कैप की तरफ से। ठीक है। तो पुरानी किताब में आपके जो चैप्टर्स थे, 18 चैप्टर्स इसके थे, और फिर बाकी 5 6 चैप्टर्स कंपनी लॉ के थे। तो अब हम इसी किताब को फिलहाल जो है, अगर आई कैप की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें, अगर नहीं है तो मैं आपको ईमेल कर देती हूँ किसी एक को, और आप लोग इसी को अभी पढ़ लें। ठीक है। तो पहला सवाल तो ये होता है कि हमने कौन सी किताब से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने आई कैप की किताब से पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा मार्केट में आपको डिफरेंट समरीज मिल जाएंगी, जिन्होंने आई कैप की किताब का सीक्वेंस चेंज किया हुआ है या आई कैप की किताब को समराइज किया हुआ है। आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता हो। अच्छा, उसके बाद जैसे भी मेरी पुरानी पिछली क्लास में डिस्कशन हो रही थी कि हर फैकल्टी मीटिंग में जब भी रिजल्ट आता है कैप का, कैफ का, तो ये देखा जाता है कि सिवाय पिछली एक दो अटेम्प्ट्स के, सबसे कम रिजल्ट थ्योरी का होता है, और थ्योरी में भी सबसे कम रिजल्ट बी लॉ का होता है। जिसकी रीजन है, आपके ख्याल से क्या रीजन है कि बी लॉ का रिजल्ट, यानी जो सी लॉ और एम लॉ का सब्जेक्ट कंबाइंड होता था, क्यों उसका रिजल्ट सबसे कम आता होता था? जी, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन?
लेस प्रैक्टिस और क्या रीजन हो सकता है? बहुत ऑब्वियस रीजन, कंबाइंड सब्जेक्ट की बहुत ऑब्वियस रीजन क्या थी? जी कौन गैस करेगा? फातिमा, दानिश, सबा, माज, हिबा, अब्दुल बासित, आमना, अशर, ईजान, हबीबा, आईफोन, हारिस, हाशिर, इकरा, जरगम, सारिम, यास्मीन। क्या रीजन थी? क्यों टफ था? हाँ हिबा, मैं यही सोच रही थी, आपका नाम देखा देखा। कोई नहीं हिबा, आपको भी हम अलर्ट करते रहेंगे, आपका भी नाम लेके ना आपको जगाते रहेंगे। इतनी मतलब क्लासेस देख के तो फिर अब आप बोर हो जाएंगे ना, सो जाएंगे। वेरी नाइस। दानिश ने साफ बात की है कि भाई कंबाइंड सब्जेक्ट था, इतना ज्यादा सिलेबस था, तो सीधी सी बात है बच्चों ने फेल ही होना था। अभी जो बच्चे नए नए एएफसी से नाज और नखरे उठवाते हुए सिंपल सा एएफसी करके एकदम से कैफ में आते हैं, ऊपर से इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ का जिन चिमड़ जाता है उनको, तो उन्होंने फेल ही होना है ना बिजनेस लॉ, इतने बड़े सब्जेक्ट के अंदर। तो अब उन्होंने दोबारा से अपना कंपनी लॉ और सी लॉ को और एम लॉ को अलहदा कर दिया। तो अब होपफुली रीजन ऑफ फेलियर कम हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि थ्योरी का फेलियर अभी भी न्यूमेरिकल से ज्यादा होता है। क्या वजह बच्चों? हम थ्योरी पढ़ने लगे हैं और हम चाहते हैं कि सेशन में लॉ पास करें, तो सबसे पहली बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि हम कैसे अपने रीजन ऑफ फेलियर को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करना पड़ेगा कि आखिर थ्योरी में फेलियर ना होता क्यों, क्या मसला थ्योरी, हमें क्या मसला है थ्योरी से जिसकी वजह से आपको लगता है कि थ्योरी इतनी फेल होती है, न्यूमेरिकल क्यों नहीं इतना फेल होता? मुश्किल भी लगता है हमें न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल हमारा पास हो जाता है, वाई? जी माज, वजाहत, अब्दुल बासित, अशर, रिजान, हबीबा, सारिम, यास्मीन, सरगम, इकरा, फराज, क्या वजह है जी? थ्योरी क्यों इतनी फेल होती है? सब लोग जवाब दें, आज पहला पहला दिन है, अभी से आदत डालें जवाब लिखने की। बहुत से लोगों को टाइपिंग की आदत नहीं होती। मोबाइल पे हमसे जितनी मर्जी टाइपिंग करा लो, जिस मर्जी वक्त करा लो, मोबाइल पे कर लेंगे टाइपिंग, लेकिन लैपटॉप पे नहीं टाइप करते। वेरी नाइस ईजान। तो ईजान ने मेरे मुंह की बात छीन ली कि बच्चे बड़े बायस्ड हैं, बच्चे जो है ना वो न्यूमेरिकल को हमेशा ज्यादा टाइम देते हैं और थ्योरी के सब्जेक्ट को ना टाइम नहीं देते। वजह है इसकी, एक तो न्यूमेरिकल में टाइम ज्यादा चाहिए प्रैक्टिस का, दूसरा न्यूमेरिकल में सिर्फ कॉन्सेप्ट लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और बड़े आराम से बगैर बोर हुए सवाल पे सवाल करते थे। या जैसे पिछली क्लास में एक बच्चे ने बड़े मजे का जवाब दिया कि न्यूमेरिकल में सवाल करने के बाद पता चलता है कि सवाल ठीक किया या नहीं, और थ्योरी में सवाल देखते ही पता चल रहा था कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, रहने दो सवाल को, क्या प्रैक्टिस करना। तो मसला ये कि थ्योरी में याद करना बोरिंग ड्राई, हम थ्योरी से ना मत जान जाती है थ्योरी देख कर कि यार इतना याद करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल हमें मुश्किल भी लगे तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, और फिर मजबूरी भी है न्यूमेरिकल करना। मजबूरी ये है कि न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तो तीसरे दिन तो क्लास में बैठ के समझ ही कुछ नहीं लगती क्लास में चल क्या रहा है। तो न्यूमेरिकल तो मजबूरन भी करना पड़ता है प्रैक्टिस, वरना तो फिर टॉपिक ही हाथ से निकल जाता है। थ्योरी में हम क्या करते हैं, क्लास में बैठ के सारा कुछ समझ लिया, ओके हो गया, बात खत्म। फिर जब किताब खोली नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, याद नहीं हो रहा, ये याद रह नहीं रहा ज्यादा देर तक, सुबह तक भूल जाता है, 1 2 3 दिन कोशिश करके हम डीमोटिवेट होते हैं, हम कहते हैं अच्छा टेस्ट में देखेंगे। टेस्ट आता तो यार हम कहते हैं यार टेस्ट का दिल नहीं कर रहा, मौसम बड़ा अच्छा है, मिड टर्म में दे देंगे। मिड टर्म आता तो पहले होता है पैक वालों ने छुट्टियां ही नहीं दी, याद तो करना था, इतना सिलेबस, कोई छुट्टी नहीं थी। वो खत्म होता है तो हम सोचते हैं अब तो फरवरी का महीना ही रह गया, अब एक ही मरतबा ना अल्लाह का नाम लेके फरवरी में तो देखे हम ऐसे करेंगे ना इसको कि बस
एग्जामिनर इंप्रेस होकर रह जाएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे मेरे लोग। तो मसला यह है कि बच्चों न्यूमेरिकल पहले आप क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, फिर घर में फिर प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना प्रैक्टिस होती है उसकी, फिर टेस्ट में प्रैक्टिस होता है, मिड टर्म भी उसका चले, मिड टर्म ना भी दें, टेस्ट देते रहते हैं, कंसेप्चुअल होता है, याद नहीं करना पड़ता, दोबारा से कॉन्सेप्ट देखते हैं, दोबारा से न्यूमेरिकल सॉल्व होना शुरू हो जाता। थ्योरेटिकल में रीजन ऑफ फेलियर ये है कि कम से कम 2 से 3 मरतबा आपको ये याद करना पड़ेगा बिफोर फेब्रुअरी। जब आप आईकैप के एग्जाम देते हैं तो क्या पेपर पे लिखा होता है कि मुझे सब बच्चे बस लिख के बता दें कि जिससे भी क्लास ली थी उस टीचर से सब कुछ समझ लिया था कि नहीं? क्या आईकैप ये पूछेगा? आईकैप क्या पूछेगा? आईकैप पूछेगा कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फलानी बात में क्या लिखा हुआ था, कहाँ लिखी हुई थी, क्या लिखा हुआ था उसमें, और फिर इस सिनेरियो पे अप्लाई करके बताओ कि इसके मुताबिक कौन ठीक है, कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सी पार्टी गलत कह रही है लॉ के मुताबिक। तो ना ही हमें चीजें याद आ रही होती हैं। सबसे बड़ा मसला थ्योरी के अंदर कभी लिखा तो होता नहीं सवाल हाथ से, तो फिर आईकैप के पेपर में समझ नहीं लग रही होती सवाल का जवाब शुरू कहां से करें, खत्म कैसे होगा, अगले सवाल पे कैसे जाएंगे। तो थ्योरी में सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेलियर ये है कि या तो याद नहीं होता, और एम लॉ में तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपने याद कर लिया, कॉन्सेप्ट ले लिया थ्योरी की तरफ, सॉरी न्यूमेरिकल की तरफ, फिर आपने उसको अप्लाई करके लिख के दिखाना है, कन्वे करना है एग्जामिनर को अपनी बात को खुद से। तो इतने लोगों को एम लॉ पसंद भी होता है, आसान भी लगता है अपनी लॉ से, लेकिन फेलियर एम लॉ में ज्यादा। तो रीजन बच्चों सिर्फ यही है कि ड्राफ्टिंग नहीं आती, आंसर नहीं लिखना आता। आंसर आता होता है लेकिन क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, कोई पॉइंट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं लिख के वैसे दिखाना आता, पेपर फेल हो जाता। तो पहले तो हम ये कर लेते थे कि एम लॉ में, सी लॉ में ज्यादातर नंबर एमसीक्यूज के ले लिए, तो 30 में से 25 नंबर एमसीक्यूज के ले लिए, थोड़े से नंबर एम लॉ के सवालों के कर लिए जो आसान टॉपिक्स लगते हैं, थोड़े से सी लॉ के इकट्ठे कर लिए, पास हो गए। अब तो सब्जेक्ट से लहदा हो गए हैं, एम लॉ को प्रॉपर तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये अभी आईकैप ने बताना है कि अब वो एमसीक्यूज रखेंगे या नहीं। तो आप दुआ करें कि एमसीक्यूज रहे, क्योंकि एमसीक्यूज रहे तो पेपर के पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हमें समझ लग गया, इसका हल हम क्या निकाल सकते हैं, फिर क्या करें। फातिमा, दानिश, सबा, माज, वजाहत, अब्दुल बासित, आमना, अशर, इजान, हबीबा, हारिस, हाशिर, इकरा, जरगम, सारिम, फराज, यास्मीन, साथ साथ। प्रॉब्लम हमें पता है कि या तो हमने याद नहीं करना या हमने लिखना नहीं। प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें? क्या जैसे हर साल न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि इस साल इतना वजन कम कर लेंगे, इतने आईकैप के पेपर पास कर लेंगे, फलाना नया काम शुरू कर देंगे, क्या इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे हम इस मरतबा, बस इस मरतबा मैंने चेंज करना है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, क्या ये कर लें, झूठे वादे कर लें अपने आप से, क्या करें फिर हैं? क्या करें? हाशिर, हारिस, इकरा, रगम, सारिम, फराज, यास्मीन, साद, हबीबा, इजान, अशर, अब्दुल बासित, वजाहत, माज। जी, सबसे पहली बात तो यही है कि पहले तो हिम्मत करनी पड़ेगी, और जैसे जरगम ने कहा कि रोजाना की आदत बनानी पड़ेगी। तो बहुत सी चीजें आपको बहुत बुरी लगती हैं, आपकी अम्मी जब गोभी पकाती हैं, करेले पकाती हैं, तो जहर लग रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरन खाने भी पड़ते हैं, बहुत भूख लगी होती है। लड़कों को स्पेशली रोजों में भूखा रहना, लड़कों को खाना ना मिले 2 टाइम का तो लड़के पागल होने वाले होते हैं। लड़कियां जो है वो अक्सर खाने के मामले में इतनी नहीं होती, लेकिन जब रोजों का महीना आता है, रमजान आता है, तो आप अपने ऊपर जबर करते हैं। कोई भी नहीं देख रहा होता, आप चाहे तो बड़े आराम से फ्रिज से चीजें निकाल के खा सकते हैं, लेकिन आप नहीं खाते, कहते हैं नहीं यार रोजा रखना है। बल्कि रमजान में तो आप 5 दिन नमाज भी शुरू कर देते हैं इंशाअल्लाह, अभी ज्यादातर लोग। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि रमजान में ना आपका एक माइंड सेट बना होता है
एक साइकोलॉजी आपकी चल रही होती है, कोई ना भी देखे, जितनी मर्जी भूख लगे, जितनी मर्जी प्यास लगे, बर्दाश्त करते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं, ऐसे आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी पढ़ाई में स्पेशली आपको जबर करना पड़ेगा। 1 महीना लगा के आदत बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ आप पे नहीं छोड़ सकती, मुझे पता है कि मैंने आप पे छोड़ दिया तो फिर तो हो गया था। तो मैं भी थोड़ा सा आपको डेली इंकरेज करूंगी, मोटिवेट करूंगी। मेरी क्लास में ना, जिन लोगों ने इस क्लास में तो खैर किसी ने मेरे से नहीं पढ़ा हुआ, वो ऑडिट की क्लास में काफी सारे पुराने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लॉ मुझसे पढ़ा था। तो मेरे स्टूडेंट्स को पता होता है और उनको मेरे से हमेशा सिर्फ एक ही गिला होता है कि मैं सब टेस्ट बहुत ज्यादा लेती हूँ। तो मैं ना डेली का टेस्ट लेती हूँ, जो भी हम एक दिन पढ़ेंगे ना, अगले दिन उसका टेस्ट होगा। और आप यकीन करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सेशन में भी, जैसे हमेशा यूजुअली हर सेशन में होता है, कि बच्चों को ना महीने बाद, 1.5 महीने बाद इतनी आदत पड़ जाती है कि वो मुकाबले में जवाब दे रहे होते हैं। और अब तो बुक भी हमारी बड़ी इंप्रूव हो गई है, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके अंदर, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि अगर आप यकीन माने, अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के सिर्फ जवाब लिखना शुरू करते हैं ना चैट बॉक्स के अंदर क्लास में, मुझे नहीं कि जवाब देना शुरू कर, बड़े आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, बड़े आराम से आपको ड्राफ्टिंग आ जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तब हमारी बुक भी बड़ी इंप्रूव हो गई है। इसलिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, दूसरों को देख के आहिस्ता आहिस्ता खुद भी रोजाना का रोजाना टेस्ट देना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। इस क्लास में लॉ में यूजुअली बच्चे ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे मसला है कि मैं एक तो डेली टेस्ट लेती हूँ, छोटा सा टेस्ट होगा, चैट बॉक्स में मैं टेस्ट लिखूंगी, आप चैट बॉक्स में जवाब दे दें। ठीक है, हमने हर टेस्ट हिबा से नहीं चेक कराना। और जो बाकी टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट एक होगा कि हर सैटरडे को, बल्कि अभी तो डेट शीट देखनी पड़ेगी, पहले तो लॉ का पेपर सैटरडे को होता था, तो सैटरडे को हम इसका टेस्ट रखते थे। अब देखना पड़ेगा कि किस दिन इसका पेपर है। तो हिबा हिबा अभी मेरे ख्याल से क्लास में है कि नहीं, नहीं हिबा अभी ऑफलाइन हुई है। तो हिबा हमारी टीचर्स असिस्टेंट है, ये हमें बताएंगे कि पेपर अब किस दिन है, और उस दिन हमारा हर हफ्ते टेस्ट होगा, जो भी हमने पिछले हफ्ते पढ़ा। तो अगर हम डेली याद करें, भूल जाए, फिर हम वीकली याद करें, मिड टर्म्स दे दें, और उसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि यार अब फरवरी में इतनी मरता याद कर ले, फरवरी में बस एक मरता याद करना है घर। ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा किस पे होगा, याद करने की हैबिट पे और लिखने की हैबिट पे। ठीक है, ट्यूसडे को पेपर होगा इंशाल्लाह। पहले ट्यूसडे को ऑडिट का होता था, ऑडिट का कब हुआ करेगा, डेट शीट चेंज हो गई, अब ट्यूसडे को इसका पेपर होगा। हो सकता है ऑडिट के शाम में चला गया हो, मंडे को ऑडिट करेगा। ठीक है, तो मंडे को इंशाल्लाह ऑडिट के टेस्ट हुआ करेगा, ट्यूसडे को आपका हमेशा लॉ का टेस्ट हुआ करेगा, वीकेंड पे। अंडरस्टूड सी बात है। तो पहले भी बहुत से टीचर्स के क्लासेस आते हैं, क्योंकि तकरीबन सब टीचर्स मंडे को टेस्ट रखते होते थे। तो अब पैक की तरफ से ना ज्यादातर टीचर्स को यही कहा गया, तकरीबन सारे टीचर्स यही फॉलो करते हैं कि जिस दिन भी उनका पेपर हो आई कैप का, उसी दिन वो जो है ना अपना टेस्ट भी रखें, वीकली टेस्ट। ठीक है, तो अंडरस्टूड होगा वीकेंड के ऊपर, हर वीकेंड पे बगैर बताए अंडरस्टूड सी बात है कि आपने अगले ट्यूसडे जो है अपना टेस्ट तैयार करना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आज हम लेक्चर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। क्या जरूरत है जी कानून पढ़ने की, पाकिस्तान में तो किसी ने फॉलो ही नहीं करना कानून, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, यहाँ तो बदमाशी चलती है, पता ही है ना आपको। तो कानून बनाने की क्या जरूरत पेश आई इंसानों को, क्यों कानून कवानीन बनाए गए, व्हाट इज द पर्पस, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। कौन बताएगा जी, पर्पस क्या है लॉ बनाने का। पाकिस्तान में तो चलो नहीं फॉलो होते, लेकिन मकसद क्या होता है ये बनाने का। पाकिस्तान में भी कानून है, लेकिन जैसे कहते हैं ना जंगल का कानून है।
अच्छा, अभी इस क्लास में ना ज्यादातर बच्चों को या तो टाइपिंग की आदत नहीं पड़ी। वेरी नाइस इकरा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको टाइपिंग की आदत भी पड़ जाएगी। फराज, वेरी वेरी नाइस आंसर। तो फराज ने जवाब दिया कि कानून पता होगा तो कानून तोड़ेंगे ना, कानून ही ना पता होगा तो फिर तोड़ेंगे कैसे। वेरी नाइस। तो जी मेजर पर्पस तो कवानीन का यही होता है कि जैसे इकरा ने कहा, माज ने कहा कि कियोस ना हो। कियोस का मतलब है कि जैसे कोरोना आया और आपको याद हो अगर 2020 के अंदर, मार्च के अंदर एक भगदड़ सी, भगदड़ का मतलब तो ये होता है कि लोग भागे। लोग तो नहीं थे, सुनसान था, सब कुछ वीरान था, लेकिन एक अजीब खू का आलम था। सड़कें खाली, लोग परेशान, किसी को कुछ समझ नहीं लगी थी कि क्या चल रहा है। आपको याद होगा शायद हर वक्त मस्जिदों में अजानों की आवाज, हालांकि अभी भी कोरोना है सब कुछ है, लेकिन अब वो शुरू शुरू में जो दहशत थी ना, वो उस तरह से नहीं रही। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कोरोना ने आकर तहलका मचा लिया, तो इसी तरह जब तक वैक्सीन नहीं आई, जब तक हमने कंट्रोल्स एसओपीज नहीं लगाए, तो बड़ी एक टेंशन थी ना, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस तरह चलेगा आगे निजाम। इसी तरह अगर कानून नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि जैसे पाकिस्तान में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि कवानीन है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। तो एक खौफ में, एक दहशत में तो आप रहते हैं कि यार किससे पंगा लेना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी डील करनी है। ठीक है। तो आपको टेंशन तो रहती है ना हर वक्त कि पता नहीं यार इसका क्या होगा, कल को हम किसी अदालत में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकते, अदालतों के बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आप हर चीज ज्यादा मुहतात होकर करते हैं और ज्यादा टेंशन के साथ करते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। तो इसीलिए कानून बनाया जाता है कि इंसाफ के तकाजों के मुताबिक सोसाइटी में कोई भी किसी के साथ बदमाशी ना करे। इस वक्त पाकिस्तान में तो बहुत सारे बर्निंग इश्यूज, बहुत सारे लॉज के ऊपर चल रहे हैं। तो ये मकसद है कानून पढ़ने का। और फिर जैसे फराज ने बहुत अच्छी बात की कि कानून पता होगा तो कानून तोड़ेंगे। तो कानून तोड़ना तो हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अगर आपको कानून पता होगा तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। फायदा कैसे उठा सकते हैं? टैक्स, अभी अक्सर लोगों ने जिक्र किया कि आपके कॉम्बिनेशन में इस मरतबा सब्जेक्ट्स में टैक्स भी है। कुछ लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने भी पढ़ना होगा, कुछ लोग इस मरतबा पढ़ेंगे। तो बच्चों टैक्स में ना, टैक्स बचाने के दो तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं टैक्स इवेजन, दूसरे को हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। दोनों से हम टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स इवेजन का मतलब है कि जो टैक्स आप पे बनता है ना, आप बदमाशी से कहते हैं नहीं देता, झूठ बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इनकम ही नहीं है, टैक्स बनता ही नहीं है, मैंने नहीं देना। ये गलत है, गैर कानूनी है। टैक्स प्लानिंग का मतलब यह है कि आप टैक्स का कानून पढ़ें और आप सोचें कि कहां कहां से मैं टैक्स बचा सकता हूँ, कैसे कैसे अपनी ट्रांजैक्शंस को चेंज करूं ताकि झूठ बोले बगैर, कुछ छुपाए बगैर मैं अपना टैक्स प्लान करके सेव कर सकूं। ठीक है। तो हर कानून के अंदर इतनी सारी लिवरेज होती है कि आप उस कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है, उसका नाम अ मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसी ने पढ़ा हो? खुदा ना खास्ता। फातिमा, दानिश, सबा, मुआज, वजाहत, अशर। हमारी कोर्स की किताबों में नहीं है तो शायद हमने पढ़ा भी नहीं होगा कभी। हबीबा, हारिस, हाशिर, इकरा, साद, फराज, यास्मीन, सारे, जरगम। तो जी मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना, इसकी बड़ी फिल्मी स्टोरी है। फिल्मी स्टोरी ये है कि पुराने जमाने में भी और अभी भी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बड़ा सूद का कारोबार है ना, वो यहूदियों का है, जूस का।
तो इस कहानी में भी एक सौदागर होता है, एक मर्चेंट होता है, जिसके बहरी जहाज, उस जमाने में तो हवाई जहाज नहीं होते थे, बहरी जहाज में वो बिजनेस करता होता है, चीजें दूसरे मुल्कों को बेचकर पैसे कमाता होता है। तो उसको ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है और वो ना एक यहूदी से कर्जा ले लेता है। और कर्जा इन शराइत पे होता है कि अगर वो पैसे वापस ना कर सका तो यहूदी उसका दिल निकाल लेगा। ठीक है, उसको अपना दिल, मतलब अपना लिटरली जो अपना हार्ट है वो उसको देना पड़ेगा यहूदी को। अच्छा, अब ऐसा अल्लाह का करना ही होता है, जिसका बहरी जहाज डूब जाता है, उसको नुकसान हो जाता है और वो पैसे वापस यहूदी के नहीं कर पाता। अब उस स्टोरी का हीरो भी है, उसको बचाना भी है। तो ट्विस्ट क्लाइमेक्स पे शेक्सपियर ये ट्विस्ट निकालता है कि जो उसका केस लड़ रहा होता है या लड़ रही होती है, वो यहूदी से कहती है कि भाई ठीक है, आपने कहा था आपने इसका दिल निकालना, आप निकाल लें। लेकिन ये तय हुआ था कि सिर्फ दिल निकाल सकते हैं। अगर खून का एक भी कतरा बहाया गया तो आपको जेल हो जाएगी, आपको भी फांसी हो जाएगी। तो आप बेशक इसका दिल निकाल लें, लेकिन खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि खून निकलने की कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी टैक्स, आप लोग टैक्स का डिपार्टमेंट भी होगा इंशाल्लाह ऑडिट फर्म के अंदर, जितने भी ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो भी ये कवानीन इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि पता होंगे तो वो इसमें लूप होल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि अपनी कंपनीज को, अपने बिजनेसेस को कैसे फायदा दे सके। ठीक है, मकसद इसको तोड़ना नहीं, कानून तोड़ना हमेशा गलत है। मकसद ये कि कानून पता होगा तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। ठीक है जी, ये हमारी आज की पहली बात होगी। इस पे ना हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये जो मर्केंटाइल लॉ है, ये सारा सारा का सारा जो ना कहानियों पे, फिल्मों पे, ड्रामों पे बेस्ड है सारा का सारा। उनमें भी आप देख रहे होते हैं, खैर तिजारत का तो उतना कानून नहीं होता, लेकिन इसमें भी हम इसी तरह बस कहानियों से पढ़ा करेंगे। अच्छा जी, एक सेकेंड, मैं जरा इसको म्यूट करके प्रॉपर शेयर। अच्छा जी, मैं इसकी स्पीड भी कम करूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि कानून, जब भी कानून के इंसाफ की बात होती है तो ये तराजू रखा जाता है। तो जैसे आप ट्रैफिक में देखते हैं कि अगर ट्रैफिक, अब पाकिस्तान में तो आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि बहुत सी जगहों पे इशारा नहीं होता, इशारा ना हो तो ट्रैफिक वार्डन भी नहीं होता, इशारा हो भी तो बिजली नहीं होती और इशारा नहीं चल रहा होता। तो फिर क्या होता है, फिर ठा होता है। अक्सर होता है ना ऐसे, हर बंदे की कोशिश होती है कि नहीं इशारा चल रहा तो चलो मैं गुजर जाऊं, और फिर किसी ना किसी की ठा हो जाती है। तो यही मकसद है कोई भी कवानीन बनाने का, ट्रैफिक वार्डन खड़ा करने का या इशारा लगाने का। वो और बात है कि हर मुल्क पे डिपेंड करता है, उसके लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कितना सारा कानून फॉलो करते हैं। लेकिन इंसानों को हमेशा से कोई ना कोई ज़ाब्ता हयात चाहिए, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स, कोई फ्रेमवर्क्स चाहिए जिसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार सके। वरना हाबील और काबील जो हजरत आदम के बेटे थे, उनके जमाने से फटे चल रहे हैं। ठीक है, तो लॉ या कानून यही है कि कोई भी अथॉरिटी जिंदगी गुजारने के, कोई भी काम करने की जो शरायत और जवाबित बनाती है वो लोग फॉलो करें। ठीक है, तो
लॉज के डिफरेंट टाइप्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर में। सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, उसके बाद आप टैक्स का लॉ पढ़ते हैं, आप मर्केंटाइल लॉ पढ़ेंगे, कंपनीज का लॉ पढ़ेंगे, पार्टनरशिप्स का लॉ पढ़ेंगे। तो जितने भी दुनिया के अंदर ममालिक हैं उन सब के अंदर डिफरेंट किस्म के कवानीन बने हुए हैं। कुछ ममालिक ज्यादा फॉलो होते हैं, कुछ ममालिक कम फॉलो होते हैं। और बिजनेस लॉ के अंदर बेसिकली हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है? जैसे कंपनी लॉ के नाम से पता चलता है कि कंपनी लॉ के अंदर कंपनीज, कोई भी जो इदारा कंपनी के नाम से चल रहा है उसने क्या क्या काम करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं और क्या नहीं करने। और बिजनेस लॉ में नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस करना है, कोई तजारत, कोई खरीदो फरोख्त, कोई सर्विसेज, किसी को कोई काम करके देना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई पैसों का मामला हो सकता है। तो बिजनेस लॉ में हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस करते हुए कौन कौन बंदा कैसे कैसे मुकर सकता है, कैसे उसे रोकना है, उसको सजा कितनी होनी चाहिए, जुर्माना कितना होना चाहिए, आपने किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आपसे कोई कोताही ना हो। और कल को जैसे यहूदी ने दिल निकालने की बात तो की लेकिन खून निकलने की बात भी हुई तो उसका नुकसान हो गया, वो नहीं दिल निकाल सका अपने दुश्मन का। ठीक है, तो किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है ताकि कल को अगली पार्टी आपको गलत ना प्रूव कर सके अगर आपने किसी के साथ धोखा नहीं किया। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कवानीन बनाए कैसे जाते हैं, कौन बनाता है पाकिस्तान के अंदर, क्यों बनाए जाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन कौन बनाता है, बनाने का तरीका क्या है, और जो सबसे बेसिक कानून है पाकिस्तान का वो क्या है। ठीक है, तो बताएं जी, किसी को पता है पाकिस्तान में कौन कवानीन बनाता है, कैसे बनते हैं, क्या तरीका है? बदमाश बनाते हैं, कौन बनाता है? अच्छा, पढ़ा है आपने। तो जैसे आपने भी देखा कि ये एक लॉ का पेपर है और जितने भी ममालिक हैं दुनिया के अंदर उनकी हुकूमत जो है वो लॉ बनाती है। ठीक है, वेरी नाइस। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे पार्लियामेंट का नाम लिया, वेरी नाइस। तो हुकूमत में बहुत से लोग आते हैं और हम अक्सर आम लोग तो ये समझते हैं कि जो भी एमएनए या एमपीए बनता है वो पैसे कमाने के लिए, करप्शन करने के लिए बनता है। लेकिन बेसिकली दुनिया के किसी भी मुल्क में हुकूमत बदमाशी करने के लिए नहीं बनाई जाती, करप्शन करने के लिए नहीं बनाई जाती। दुनिया के किसी भी मुल्क में हुकूमत या पार्लियामेंट बनाई जाती है कानून बनाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए जो भी कानून जरूरी है उसके लिए हुकूमत बनाई जाती है। ठीक है, मुल्क चलाना सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं है हुकूमत का। ठीक है, हम तो ये समझते हैं ना उनका काम क्या है, मुल्क चलाना है, आज किसी और वजीर आजम को मिलना है, इतना कर्जा लेना है, फलाना फलाना काम होने वाला है, इतनी सड़कें बनने वाली हैं, मोटरवे ठीक होने वाली है, ये काम नहीं है उनका। हुकूमती नुमाइंदों का सबसे बड़ा काम है कानून बनाना। ठीक है, फिर उस कानून को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारे काम, कर्जे लेने, मोटरवे, ये सब भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है उनका कानून बनाना। ठीक है, मुल्क चलाना, कर्जे कितने लेने हैं, किससे मिलना है, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ये सिर्फ कुछ लोगों का काम है। बाकी सारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम एमएनए का, नेशनल असेंबली का, सेनेट का यानी पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कानून बनाना। तो अब हम देखते हैं कि जी कानून जो है वो पाकिस्तान में बनते कैसे। कल मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिली तो मैं वो भी अभी आपसे शेयर करती हूँ। इस वीडियो में ना बच्चों उर्दू बड़ी मुश्किल इस्तेमाल की गई, सिर्फ उर्दू है और सख्त किस्म की उर्दू है। तो इसको ना मैं इसकी स्पीड भी थोड़ी कम कर दूंगी ताकि आप गौर से सुन सकें। ठीक है जी, तो आज हम वीडियोस पे चलेंगे और कल हम इंशाल्लाह किताब से भी यही चीजें, किताब में भी इसी तरह डायग्राम बनेंगे, कल हम इंशाल्लाह किताब से भी पढ़ेंगे। तो ये मैं जरा गौर से सुनिएगा ये वीडियो। और आपने ये भी गौर करना है कि पाकिस्तान में एमएनएस क्यों नेशनल असेंबली में
या इलेक्शंस के थ्रू क्यों नुमाइंदगान सिलेक्ट किए जाते हैं, मकसद क्या होता है उनका? ये मकसद नहीं है बदमाशी करना और पैसे इकट्ठे करना, असल में उनका मकसद काम उसने कैसे करना है और क्या मकसद। एक सेकंड में इसको अनम्यूट कर लूं और इसकी शुरू से अच्छा जी, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं? आवाज आ रही है सबको वीडियो की या कम आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा, मैं ना स्पीकर के पास करती हूँ अपने एयरफोन्स ताकि आप लोगों को आवाज आए। तो मुझे ना यूं अपने पिछली क्लास में भी ना ये हम जुगाड़ लगाते थे, ये मेरे एयरफोन्स हैं और ये मैं माइक जो है ना मोड़ के एयरफोन्स के अंदर कर रही हूँ और होपफुली अब आपको आवाज आएगी। बड़ा ही मुश्किल स्क्रिप्ट लिखा है जिसने भी लिखा है। जी, आई होप कि उर्दू सही समझ लग गई होगी आपको स्लो मोड में। अच्छा, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीवी में खबरों में रोजाना सेनेट का नाम सुना होगा, नेशनल असेंबली का नाम सुना होगा,
आई होप के आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग अक्सर जिसके सामने हामिद मीर भी खड़ा होता है, हामिद मीर का जब प्रोग्राम या अक्सर एंकर्स का जब इवनिंग शो लगता है तो उनकी पार्लियामेंट के सामने तस्वीर होती है, तो ये सफेद सी बिल्डिंग आपको क्यों दिखाई देती है? ठीक है, और आई होप कि इस वीडियो से आपको ये भी समझ लग गया कि ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे जिनके इलेक्शन होते हैं इनका असल मकसद क्या है। ठीक है जी, कुछ समझ लगी आपको थोड़ी थोड़ी कि पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। इस क्लास में जवाब कम कम आता है, अभी कुछ अरसे के बाद आप चालू होंगे, धक्का स्टार्ट है आज तो बिल्कुल आप लोग। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलें, तो पार्लियामेंट बेसिकली एक बिल्डिंग है और इदारे का नाम भी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट हाउस उसको बोलते हैं। तो इस अंग्रेजी में हम डिस्कस कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा पेपर अंग्रेजी में है, उर्दू में शुक्र है नहीं है, वरना अक्सर लोग उर्दू की वजह से फेल हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर मजीद दो हाउसेज हैं। हाउसेज का मतलब घर नहीं है, उसके अंदर बस जो दो किस्म के लोग बैठते हैं उनको बस हाउस, अंग्रेजी में हाउस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट हाउस के बच्चों दो हिस्से हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो उर्दू में ये जो पार्लियामेंट है इसको मजलिस शूरा बोलते हैं। आप अंग्रेजी में भी किताब में भी कहीं पढ़ेंगे। मजलिस का मतलब है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, शूरा का मतलब है मुशावरत, यानी एक दूसरे से एडवाइस लेने के लिए, एक दूसरे से डिस्कशन करने के लिए, मशवरे करने के लिए। तो मजलिस शूरा के दो हिस्से हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली को हम यूजुअली लोअर हाउस बोलते हैं और सेनेट को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, सेनेट को अपर हाउस इसलिए बोलते हैं कि सेनेट में, जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया, चारों सूबों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, आप इनको वोट नहीं डालते। ठीक है, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, सेनेट के अपने इलेक्शन होते हैं। आपने अभी खास तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़ा वावेला हुआ था अभी जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे, और आपको याद होगा गिलानी साहब जीते थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब। और आपको ये भी याद होगा कि उसके फौरन बाद जब उसमें ऑपोजिशन की का बंदा जीता था और ऑपोजिशन की ज्यादा नुमाइंदगी थी, तो फौरन से ही कुछ ही दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस लिया था। याद है आपको? अगर आपने कभी खबरें देखी हो खुदा ना वास्ता, तो उसका मकसद यही था कि जब हुकूमत के खिलाफ पार्टीज इत्तेहाद के थ्रू सेनेट में ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ये शो करना चाहता था कि क्या ये अभी भी मेरे बात सुनेंगे या नहीं। तो उसने बजाय इसके कि वो उसकी हुकूमत को खत्म करें, उसने खुद ही वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस लिया था कि भाई क्या अभी भी मुझे वो नुमाइंदगा तस्लीम करने के लिए तैयार है कि नहीं। ठीक है, तो सेनेट को अपर हाउस इसलिए बोला जाता है इसीलिए कि इसमें इक्वल नुमाइंदगी है, और इसलिए भी अपर हाउस बोलते हैं। इसमें ना टेक्निकल लोग होते हैं, पढ़े लिखे, तजर्बाकार, और उनका मकसद ये होता है कि वो तजर्बे की बेसिस पे मशवरे दें कि अगर फॉर एग्जांपल मोटरवे बनानी है तो पैसे कहाँ से लाने हैं, किस तरह की होनी चाहिए, बनवानी किससे है, ये टेक्निकल लोग होते हैं। फिर आपकी नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में जो नुमाइंदगान है वो आप वोट डालते हैं, इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ये जो आपके हर 5 साल बाद, अगर 5 साल पूरे हो जाए तो, अगर उससे पहले ना अहल ना हो तो हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं उसमें MNAs, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आते हैं। तो जैसे अभी आपने वीडियो में खातून देखी, ये जो नेशनल असेंबली के नुमाइंदे हैं ये अपने अपने हल्का, जो आपने सुना है ना जिसको इंग्लिश में ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, ये बेसिकली इसलिए मुंतखब किए जाते हैं, इसलिए चुने जाते हैं कि जिस जिस इलाके से ये हैं वहां के लोग इनको अपने मसले बता सकें। आपने देखा ना तकरीरें, इलेक्शन जीतने से पहले इतनी तकरीरें होती हैं, हम कॉलेज बनवा देंगे, डिस्पेंसरी बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे। तो बेसिकली उस एरिया के लोग जो हैं वो इनके वादों पे यकीन करके, उम्मीद लगाकर इनको वोट देते हैं कि ये हमारे मसले हुकूमती लेवल तक लेकर जाएंगे और फिर उस मसले के लिए कोई कानून बनाएंगे और तरक्की लेके आएंगे अपने इलाके के अंदर, जो भी हमारे मसले हैं उनको हल करेंगे।
क्यों जरूरत पड़ती है इनकी? क्योंकि हर बंदा ना ही इतना पढ़ा लिखा है, ना ही हर बंदे के पास इतना टाइम है, और प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होकर कानून बनाए। ऐसे तो कभी कोई कानून बनेगा नहीं। तो दुनिया में ये जमहूरियत का सिस्टम जब आया, जब बादशाहतें खत्म हुई, सबसे पहले यूके के अंदर ही, बड़ी अजीब सी बात है कि दुनिया में सबसे पहले की पार्लियामेंट्री निजाम सबसे पहले आया ही यूके में था, जिनकी अब तक बादशाह भी उन्होंने साथ चलाई है, लेकिन असल में वो बादशाह मुल्क नहीं चला रहे, वो सिर्फ दिखाने के लिए हम असल में उनका डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो उसके बाद पूरी दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आना शुरू किया। तो इसमें जब भी कोई कानून होता है, तो जैसे आपने भी देखा वो जो कागज का टुकड़ा चल रहा था और एक्टिंग कर रहा था, जब भी कोई कानून पहली मर्तबा शुरू करना होता है तो उसको बिल का नाम दिया जाता है। जब वो ड्राफ्ट होता है, जब वो, जैसे अभी जो आपकी आईकैप की किताबें हैं, जब वो फाइनल हो जाएंगी तो वो स्टडी टेक्स्ट बन जाएंगी। अभी वो क्या है, अभी वो एक्सपोजर ड्राफ्ट है, वो फाइनल नहीं है, कच्ची पक्की है। इसी तरह जब लॉ तजवीज किया जाता है उसको बिल का नाम दिया जाता है। टैक्स का कोई नया लॉ है, टैक्स का बिल होगा, ट्रैफिक का है तो ट्रैफिक का बिल होगा। जैसे आपने एक बहुत अनफॉर्चुनेट कानून जिसका नाम अक्सर लोगों ने पिछले कुछ सालों में सुना होगा, ज़ैनब अलर्ट बिल। तो ज़ैनब अलर्ट बिल का नाम उसको इसीलिए दिया गया था कि अभी तजवीज थी कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के वाकयात कहीं पे भी देखे जाएं तो क्या, कैसे मदद बुलाई जाए, क्या किया जाए, ऐसे लोगों को क्या सजा दी जाए। अब तो वो कानून पास हो गया, प्रॉपर कानून बन गया। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली में स्पीकर, जैसे आपने देखा स्पीकर, आप देखते हैं स्क्रीन पे अक्सर खबरों में देख रहे होंगे, लड़ाइयां चल रही होती है नेशनल असेंबली के अंदर, ऑपोजिशन नारे लगा रही है और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो भी लड़ाई कर रहे होते हैं, जूते चल रहे होते हैं, मुक्के चल रहे होते हैं, देखा है ना आपने, चीजें फाड़ रहे होते हैं। और अक्सर आप सुनते हैं वॉकआउट करके, अपोजिशन वॉकआउट करके। तो स्पीकर का सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि स्पीकर का मेरे ख्याल से तो असल नाम पाकिस्तान के एटलीस्ट पार्लियामेंट में स्पीकर नहीं होना चाहिए, सिलेंसर होना चाहिए, क्योंकि उसने चुप कराना होता है सबको, ठीक है। तो असल में उस बेचारे का नाम सिलेंसर होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उसने ये बिल जो है ना पेश करना होता है सारी नेशनल असेंबली के सामने। फिर जैसे आपने देखा कि डिस्कशन होती है इसके ऊपर, फिर अगर नेशनल असेंबली से पास हो जाए तो फिर सेनेट में जाता है, फिर सेनेट में डिस्कशन होती है, फिर वो पास करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि नेशनल असेंबली ने जो कानून बनाया वो सेनेट को पसंद आए, या तो वो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, या अगर वो कहते हैं कि नहीं आप थोड़ी सी इसमें तब्दीली, थोड़ी अमेंडमेंट कर लें, फिर हम पास कर देते हैं, तो वो दोबारा से नेशनल असेंबली के पास चले जाते हैं। फिर नेशनल असेंबली चेंज करके अप्रूव करके भेजती है, तो फिर जॉइंट सेशन होता है, दोनों को इकट्ठा बुलाया जाता है कि ये ना हो कि चिड़ी छिक्के का गेम शुरू हो जाए, पहले एक बनाता है फिर अगले के पास जाता है, फिर वापस आता है, फिर अगले के पास जाता है। तो एक टाइम लिमिट होती है कि आपने इतने दिनों के अंदर अप्रूव करना है, और अगर नहीं कोई मसला हल हो रहा तो दोनों सेशंस इकट्ठे बुलाए जाते हैं, नेशनल असेंबली को भी और सेनेट को भी, कि जी इसको बताएं अप्रूव करना है कि नहीं करना। मेजोरिटी अगर वोट करेगी तो अप्रूव हो जाता है। उसके बाद जैसे आपने देखा कि ये सदर पाकिस्तान के पास जाता है। तो पाकिस्तान के जो सदर है ना, ये हम चुन चुन के नमूने लेके आते हैं। आपको ममनून हुसैन तो याद होंगे ना, जो कभी कभी धूप लगवाने के लिए निकलते थे। और अब जो अगला नमूना आया है डॉक्टर आरिफ अलवी की शक्ल में, जो कभी उर्तुगरुल के ड्रामा के कैरेक्टर्स के साथ बैठा होता है, कभी हम टीवी के अवार्ड्स पे बैठे होते हैं। तो ये भी एक नई किस्म की आवाम आई है। तो इस सदर पाकिस्तान का यही काम है कि ये कभी कभी टीवी पे आता शक्ल दिखाने के लिए, और इसको हमने वैसे दिखाने के लिए, इसके पास इतनी ताकत है कि कोई भी कानून हो तो इस पे इसने साइन करके बताना होता है कि मैं अप्रूव कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन असल में जब सिर्फ मार्शल लॉ लगता है ना, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ बनता है तब इसके पास पावर होती है, या जब ये प्रेसिडेंट जरदारी होता है खुद तब इसके पास पावर होती है, वरना ये प्रेसिडेंट बेचारा बस नहीं होता शोशां के लिए। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी कानून बनने के लिए प्रेसिडेंट से साइन कराने हैं, तो प्रेसिडेंट साहब ने इस पे साइन करने हैं। अगर उनको नहीं पसंद तो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते जी, तो ये इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये इसको जो है ना अगर इनको नहीं पसंद तो ये दोबारा वापस भेज सकते हैं कि जिसमें चेंजेस करके लेके आए।
तो बच्चों अगर इस प्रॉपर तरीके से लॉ बने ना, ये जो प्रॉपर सारा प्रोसीजर है नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट का, तो जब वो कानून बिल जब वो अप्रूव हो जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, तो वो एक्ट बन जाता है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, फिर उस बिल का नाम हम बदल के एक्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ही होती है। तो कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि पहले नेशनल असेंबली के सारे नुमाइंदे बुलाएं, फिर उनसे अप्रूव कराएं, फिर सेनेट के पास जाए, फिर वो बहस करें। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, और अगर इसमें कोई नया कानून एकदम से बनाना पड़ता, जैसे बहुत से मुल्कों ने कानून अपने सख्त कर दिए, शुरू शुरू में तो लोगों को अरेस्ट भी किया कि कोई घर से बाहर ना निकले वगैरह वगैरह। तो अगर बहुत ही सख्त कोई कानून बनाना हो ना, और इमरजेंसी हो, और इतना टाइम ना हो कि सबको बुलाएं, तो कानून का जो बिल है, जो ड्राफ्ट है, वो फौरन से बनाकर प्रेसिडेंट को दे दिया जाता। ठीक है, और प्रेसिडेंट से कहा जाता है कि इस पे फौरन साइन कर दें अगर आपको ये ठीक लग रहा है, और इसको हम ऑर्डिनेंस का नाम देते हैं। लेकिन बच्चों ऑब्वियसली जो कानून इतने सारे लोगों ने मेजोरिटी से पास किया है उसमें, और एक ऑर्डिनेंस जो किसी ने जल्दी जल्दी में एक ही बंदे ने पास किया है, उसमें फर्क है। तो टाइम लिमिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि जो एक ही बंदे ने इमरजेंसी में पास किया था, उस कानून को भी प्रॉपर प्रोसीजर से गुजारना है, अगले 120 दिन के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है प्रॉपर तरीके से, नेशनल असेंबली और सेनेट से। अगर अगले 120 दिन के अंदर वो अप्रूव ना हुआ तो वो ऑर्डिनेंस कानून नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आप कल हम देखेंगे ऐसा होता नहीं है, वो अभी तक चल रहे हैं कवानीन ऑर्डिनेंसेस वाले। ठीक है, तो आज एक ये छोटा सा ट्रेलर था हमारा कि कवानीन की जरूरत कैसे पड़ती है और पाकिस्तान में उर्दू में कवानीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम ये किताब से भी देखेंगे, ये मजीद और चीजें सीखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज आपने किताब से कुछ नहीं पढ़ना, बस वीडियोस देखनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।